उमर अब्दुल्ला साहब ने बहुत यूटर्न्स लिए, चाहे वो उनके इलेक्शन की बात हो, जब वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे, कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा असेंबली इलेक्शन ही विल नॉट कॉन्टेस्ट। उसके बाद उन्होंने पावर आउटेज पे यू टर्न लिया, तो हो गया। उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 370 पे यू टर्न लिया, और ये ऐसा यू टर्न है कि तारीख इस यू टर्न को नहीं भूलेगा। आपने रोडों के मुतालिक बात की, स्कूल्स के मुतालिक आपने बात की, उसके बाद आपने हेल्थ के मुतालिक बात की, पानी की आपने बात रखी, बिजली की आपने बात रखी। अवाम इन मसाइल को जो है हाईलाइट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो है खास करके जो करप्शन की आपने बात की, इन सब मामला पे जो है अवाम की बात कहीं ना कहीं पे नहीं सुनी जा रही। कौमों का अरूज होगा, कौमों का जवाल होगा इस बिना पर कि अगर वो कुरान को पकड़ेंगे कि फिर उनका अरूज होगा, और अगर उन्होंने कुरान को छोड़ दिया उन पे जवाल आएगा। हमारे जो डीडीसी मेंबर्स रहे हैं, क्योंकि उनको भी जो काफी वक्त हो गया, उनकी नुमाइंदगी को आप अपने अपने इलाका जात के लिए किस तरह देखते हैं? जो एक नुमाइंदगी होनी चाहिए थी वो नहीं है। ये अपने सूफी साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ एक नया ट्रेंड चला है आज। नुमाइंदगान जो है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनका कहना होता है कि ये फलाने डिपार्टमेंट की गलती है। दिस इज माय प्रिडिक्शन। अगर इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल होगी अवाम की उमंगों में उतरने के लिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे पूरे नहीं कर सकी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम और निशान नहीं रहेगा यहाँ। उनके मंशूर के मुतालिक उनकी स्टेटमेंट जिस हिसाब से आ रही हैं, ऐसा कहीं ना कहीं पे ये चीजें दिखलाती हैं कि शायद अब कहीं ना कहीं पे वो अपने वादों और दावों से यू टर्न ले चुके हैं। इलेक्शन से पहले उन्होंने दूसरों पे तनकीद करते हुए कहा कि बिजली ये फराहम नहीं करते, और जब मीटरिंग की बारी आती है तो मीटर से हर जगह लगाते हैं। और इलेक्शन के बाद उन्होंने एकदम अपना यू टर्न ले लिया। इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा कि मीटरिंग ही इलाज है। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के यूथ लीडर और फॉर्मर एमएलए पुंछ शाह मोहम्मद तांत्रे के फरजंद महमूद तांत्रे साहब। महमूद साहब, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया सोफी साहब। महमूद साहब, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, जिनका एक बयान था कि नए साल पे हम जम्मू कश्मीर की आवाम को एक नया तोहफा देंगे, लेकिन अभी तक वो तोहफा जम्मू कश्मीर की आवाम को नहीं मिला और जम्मू कश्मीर की आवाम अभी भी उस तोहफे का जो है इंतजार कर रही है। तो किस तरह आप देखते हैं? सोफी साहब, लग ऐसे रहा है कि वो तोहफा कभी नहीं आएगा, क्योंकि अफसोस की बात यह है कि पहले जो खबर हमें मौसूल हुई कि 1,27,000 बीपीएल राशन कार्ड होल्डर्स को जो मंसूख कर दिया गया, वो जम्मू कश्मीर अवाम के लिए एक तोहफा था। उसके बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का बयान जो पावर क्राइसिस पे आया, इलेक्शन से पहले उन्होंने दूसरों पे तनकीद करते हुए कहा कि बिजली ये फराहम नहीं करते, और जब मीटरिंग की बारी आती है तो मीटर से हर जगह लगाते हैं। और इलेक्शन के बाद उन्होंने एकदम अपना यू टर्न ले लिया। इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा कि मीटरिंग ही इलाज है, और ये भी और अवाम को जो है अवाम पे उंगली उठाई कि कुछ लोग 4 बल्ब का एग्रीमेंट करते हैं और लगाते 4 हीटर हैं। और ये भी उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि सोल्यूशन जो है वो मीटरिंग में है। जब तक मीटरिंग नहीं होगी तब तक बिजली नहीं मिलेगी सबको। और सोफी साहब, लग यही रहा है कि जब स्मार्ट मीटर्स यहाँ लग जाएंगे, 4-5-6 हज़ार बिल आ जाएगा, फिर अगर 200 यूनिट बिजली कहीं मुफ्त मिल गई, वहीं पर अगर फिर बिल वहीं जाके पहुंचा 2,000, 1,500, 1,000 रुपए, तो फिर फायदा नहीं है। और ऊपर से जो मिनिस्टर साहब है हमारे सुरेंद्र चौधरी साहब, उनका भी बयान आया एक, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने बिजली के और रोड के बगैर जो है वक्त निकाला है।
तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अफसोस की बात है। ऐसे स्टेटमेंट्स मिनिस्टर्स को नहीं देने चाहिए। और वो उमर अब्दुल्ला साहब ने भी जो ये यू टर्न्स लिए हैं, मैं समझता हूं उस कुर्सी पे बैठ के बहुत जिम्मेदारी से आपको स्टेटमेंट्स देने चाहिए, बहुत जिम्मेदारी से। अवाम के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं साल 2000 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने 7 मेगा प्रोजेक्ट्स जो है सेंटर के हवाले कर दिए। उस पर हमारा कंट्रोल खत्म हो गया। और वो 7 प्रोजेक्ट्स जिसमें हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी जाती है, 40%। और अफसोस की बात यह है कि वो जो बिजली हमारे रिसोर्सेज पे, हमारे दरियाओं पे, हमारे वसाइल पे बनी, उसके लिए वो बिजली खरीदने के लिए हम सालाना 4000 करोड़ रुपए देते हैं। और पावर क्राइसिस क्यों है यहाँ पे, आपको पता है? अवाम को इन बातों का पता होना चाहिए कि पावर क्राइसिस यहाँ इसलिए है क्योंकि हमारे ऊपर जो डेट बहुत ज्यादा है, जब उसको हम मीट नहीं कर पाते तो यहां पर पावर आउटेज का इशू होता है। तो ये सब एहसानात जो है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसानात हमारे ऊपर है, जो हमें उन्होंने अंधेरों में धकेल दिया है। अभी तक जो आप मिनिस्टर साहब की बात कर रहे हैं, तो 2 तोहफे तो हमें मिल गए। बिजली पर जो उमर अब्दुल्ला साहब ने यू टर्न ले लिया, तो उन्होंने तो हैंड्स अप कर दिए। उसके बाद राशन कार्ड्स, बीपीएल राशन कार्ड्स, जब एलजी साहब का एड्रेस हो रहा था असेंबली में, उस वक्त जो एलजी साहब है, कानून तो ये है सोफी साहब, कानून ये कहता है कि गवर्नमेंट आपका जो एड्रेस बनाती है, तो गवर्नमेंट एड्रेस एलजी एड्रेस करेगा। एलजी साहब ने एड्रेस किया, एलजी साहब ने कहा कि बिजली मिलेगी जो बीपीएल राशन कार्ड होल्डर से। अब ये भी नहीं पता कि राशन कार्ड होल्डर्स खाली बीपीएल, सब बीपीएल वालों को मिलेगा, खाली हैंडीकैप्स को मिलेगा, स्पेशली एबल्ड है उनको मिलेगा, या विडोज को मिलेगा, बुजुर्गों को मिलेगा, उसका कुछ पता नहीं। अब जो चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब है, उनके जो एडवाइजर हैं, उनसे एक बार कहीं इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि एलजी साहब ने ये बयान दिया है, क्या आपको क्या कहना है इस पे? तो उन्होंने कहा, एडवाइजर साहब जो है उमर अब्दुल्ला साहब की, उन्होंने ये कहा कि बिजली जो है खाली, ये जो मुफ्त बिजली जो है खाली राशन कार्ड वालों को मिलेगा। उन्होंने एलजी साहब की हाँ में हाँ मिला है। अब जहां भी कोई बीजेपी कोई स्टेटमेंट कर देती है, या एलजी साहब कोई स्टेटमेंट देते हैं, या सेंटर से कोई बात आती है, चाहे वो अवाम के हक के खिलाफ ही हो, तो वहां पर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हाँ में हाँ मिलाती है। इसको कहते हैं सच्चाई को, ट्रुथ को ट्वीक करना। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मैं समझता हूँ, ये तो तारीख है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा अवाम के जज्बात के साथ खेला है। अवाम के जज्बात के साथ खेलना, मैं समझता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से अच्छी किसी जमात को नहीं आ सकता। महमूद साहब, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे मौजूदा सूरत हाल को लेकर, जिस तरह से उमर साहब की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनके मंशूर के मुतालिक उनकी स्टेटमेंट्स जिस हिसाब से आ रही हैं, ऐसा कहीं ना कहीं पे ये चीजें दिखलाती हैं कि शायद अब कहीं ना कहीं पे वो अपने वादों और दावों से यू टर्न ले चुके हैं। बहुत से वादे उन्होंने किए थे, स्टेटहुड पे बात होगी, 370 पे बात होगी, 35A पे बात होगी, और उसके साथ साथ में उन्होंने कहा स्टेटहुड पे बात होगी। अब जिस तरह से उनकी स्टेटमेंट आई है, वो ये दिखलाती है कि शायद ये कहीं ना कहीं पे आप यू टर्न ले चुके हैं। क्योंकि उनसे जब स्टेटहुड पे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी नॉर्मलसी नहीं है, जब नॉर्मलसी आएगी तभी हम जो इस पे बात करेंगे। देखिए सोफी साहब, हम कितने यू टर्न्स पे बात करें? मैं कहता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब ने इतने यू टर्न्स लिए हैं। देखिए, यू टर्न आप अगर अपने विजन के लिए यू टर्न लेते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने विजन पे यू टर्न लेते हैं तो वो गलत है। उमर अब्दुल्ला साहब ने बहुत यू टर्न्स लिए, चाहे वो उनके इलेक्शन की बात हो, जब वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे, कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा असेंबली इलेक्शन ही विल नॉट कॉन्टेस्ट। उसके बाद उन्होंने पावर आउटेज पे यू टर्न लिया, 2 हो गया।
उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 370 पे यू टर्न लिया, और ये ऐसा यू टर्न है कि तारीख इस यू टर्न को नहीं भूलेगा। इलेक्शन से पहले उमर अब्दुल्ला साहब का कहना था कि हम ये जंग जो है ये आर्टिकल 370 की जंग है, अब आर्टिकल 370 को लाएंगे, 35A को लाएंगे। और जैसे ही इलेक्शन हो गए, चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, तो उमर अब्दुल्ला साहब का बयान आता है कि ये जो आर्टिकल 370 है, इस सेंटर से हम वो तवक्कात नहीं रख सकते। हाँ, स्टेटहुड पे हम बात कर सकते हैं, हमारी जंग स्टेटहुड पे रही। तो मैं समझता हूं इतने यूटर्न जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं, उस कुर्सी का उनको ध्यान रखना चाहिए, बहुत जिम्मेदारी से उनके फैसले होने चाहिए, उनकी स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। और पहले भी मैं कह चुका हूं और आज भी मैं कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इज बेस्ट एट प्लेइंग विद इमोशंस ऑफ पब्लिक। उनको पता है वहां की इमोशंस का इस्तेमाल कैसे करना है, उनकी जज्बात के साथ कैसे खेलना है। और जहां तक आपने उनके मंशूर की बात की, मैनिफेस्टो की बात की, तो देखो उनको ब्रूट मेजोरिटी मिली है, ब्रूट मेजोरिटी। नौजवान, ख्वातीन, हमारी बहनें, हमारी माओ ने, बुजुर्गों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और एक बात मेरी याद रखना, दिस इज माई प्रिडिक्शन, अगर इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल होगी अवाम की उमंगों में उतरने के लिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे पूरे नहीं कर सकी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम और निशान नहीं रहेगा यहाँ पे। टूरिज्म फ्लरिश होना चाहिए। जनाब आपने जनाब टूरिज्म की बात की, तो टूरिज्म को लेकर मैं आपसे एक बात कहूंगा। पुंछ की अगर हम बात करें, हमारे पुंछ के अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ मकामात पे ऐसी लोकेशंस भी हैं जहां टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन अभी तक जो है वो एरिया जो है डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो लोरन साबजियां और भी बहुत सारी जगह हैं। तो क्या कहेंगे, सिस्टम की नाकामी है या नुमाइंदों की नाकामी है? देखिए सोफी साहब, अफसोस की बात है कि टूरिज्म यहाँ फ्लरिश नहीं हो पाया। जो यहाँ पर हमारे पास जो खूबसूरती थी, जो सीनिक ब्यूटी थी, वो फ्लरिश नहीं हो पाई। आपको मैं बताना चाहूं, जब शाह मोहम्मद तांत्रिक साहब एमएलए थे और जोरदार तरीके से उन्होंने असेंबली में आवाज उठाई, और उस सबके कैबिनेट मिनिस्टर तसद्दुक मुफ्ती साहब को वो नंदी छूल भी ले गए। उसके बाद उन्होंने लोरन टंगमर्ग रोड शुरू करने में भी बहुत मेहनत की। उसमें मुफ्ती साहब का मैं कहता हूं बहुत रोल है। और गंडोला केबल कार प्रोजेक्ट अप्रूव करने में शाह मोहम्मद तांत्रिक साहब ने उसमें भी बहुत जोरों शोरों से आवाज उठाई, और 120 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। और मुख्तसर दौर रहा शाह मोहम्मद तांत्रिक साहब का, लेकिन मैं कहता हूँ 2014 के बाद ही अगर टूरिज्म पे कोई बात की किसी ने यहाँ पे, तो वो शाह मोहम्मद तांत्रिक साहब ने असेंबली में की। 2-2.5 साल में जो काम हुए हमारे दौर में, और जो उसके बाद प्रोजेक्ट जहां रुके पड़े हैं वहीं रुके पड़े हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को जरूरत है कि उसको उन चीजों को रिज्यूम करे। हमारे पास बहुत अच्छी और खूबसूरत जगह हैं। मैं सावजिया की बात करूं, गली मैदान की बात करूं, लोरन की बात करूं, फतेहपुर की बात करूं, पुंछ में जो मैं कहता हूं असेंबली में शाह मोहम्मद तांत्रिक साहब ने ये इशू भी उठाया था, जो हमारा पुंछ फोर्ट को डेवलप करने की बात है। पुंछ में जो हमारा हेरिटेज है इसको डेवलप करने की बात है। पुंछ सिटी फॉरेस्ट को डेवलप करने की बात है। मैं कहता हूँ रात हमारी यहीं गुजर जाएगी अगर मैं वो उन चीजों को डिस्कस करने यहाँ बैठूं। चलिए, आवाम जानती है। एक आखिरी सवाल आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। हमारे जो डीडीसी मेंबर्स रहे हैं,
जी जी। क्योंकि उनको भी जो है काफी वक्त हो गया, उनकी नुमाइंदगी को आप अपने अपने इलाका जात के लिए किस तरह देखते हैं? देखिए सूफी साहब, ये बात वहीं पे जा पहुंची जो पिछले सवाल के मैं जवाब दे रहा था। जहां हमारे प्रोजेक्ट रुके पड़े थे जब श्रावण मतांतरे सब एमएलए थे, 2016 17 18 की बात करूं, उसके बाद मुझे नहीं लगता ग्राउंड पे यहाँ कुछ नया हुआ। क्योंकि देखो सूफी साहब, रोड जो है बहुत जरूरी है। मैं पहले सड़कों की बात करता हूँ। सड़कों की बात देखो, सड़कों की हालत देखो। आप मंडी से लोरन रोड की हालत देखो क्या है, लोरन से सुल्तान पथरी रोड की हालत देखो क्या है। टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट का कहना यही होता है कि रोड की हालत बहुत खराब है। आप मंडी से सावजिया रोड की हालत देखो क्या है, मंडी से सावजिया, बेदार हो गए, छम्मर हो गए, किनारी हो गया, गगड़िया हो गया, वहां की रोड की हालत क्या है। लोरन में पानी की हालत, पानी की किल्लत। रोज मैं वहां फोन वहां से फोन कॉल्स मौसूल करता हूँ, मंडी की बात हो, लोरन की बात हो या दूसरी जगहों की बात हो, कि पानी की बहुत किल्लत है, पानी का बहुत मसला है, बिजली की हालत, सूरत हाल ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ग्राउंड पे जो एक नुमाइंदगी होनी चाहिए थी वो नहीं है। ये अपने सोफी साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ एक नया ट्रेंड चला है आज। आज नुमाइंदगान जो है, जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो उनका कहना होता है कि ये फलाने डिपार्टमेंट की गलती है, पीएचई की गलती है, पीडीडी की गलती है, या किसी फोर्थ क्लास मुलाजिम को पकड़ लिया उसको बेइज्जती कर दी। सोफी साहब, मैं समझता हूं कि अगर आप को आवाम ने चुन चुनकर आगे भेजा है मैदान में, आप किसी के पीछे नहीं छुप सकते। आप अपने फेलियर को किसी के पीछे नहीं छुपा सकते, बिकॉज यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर आप इतना कुछ ये मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप क्यों हो फिर फील्ड में? देन यू मस्ट रिजाइन, यू मस्ट लीव इट। तो मैं समझता हूं, लोरन की बात करूं, मंडी की बात करूं या अलग जगहों की बात करूं, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। मंडी में आपके पास डीडीसी है, लोरन में भी आपके पास डीडीसी है, तो आवाम के साथ उनका तालमेल वो नहीं है जो होना चाहिए था, जिसके लिए उनको चुना गया था। they have not just failed, they have failed miserably। अफसोस की बात यह है कि मैं आपको सब बताता हूं, मंडी लोरन की रोड जो है, जिस वक्त तांत्रे साहब एमएलए थे, 2 बार ब्लैक टॉपिंग हुई वहां की, 2 बार। मंडी लोरन की बात करूं, मंडी से लोरन से सुल्तान पथरी की बात करूं, मंडी से सावजे की बात करूं, गगड़िया की बात करूं, बल्लाई की बात करूं, बेदार की बात करूं, छम्बर किनारी की बात करूं, वहां की बिजली का निजाम ठीक किया। लेकिन आज वो हालात नहीं है, आज हालात बदल चुके हैं। आज रोड की हालत, दिल करता है कि गाड़ी साइड लगा दो, मैं पैदल चलूं। और अफसोस की बात यह है कि इन्होंने आवाम को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है। जब इलेक्शंस आएंगे तो तब आवाम को बांट देंगे, आप उस कम्युनिटी से हो, आप उस कम्युनिटी से हो। लेकिन जब इलेक्शन की बात, जब डेवलपमेंट की बात आएगी, तब इनको कहीं कुछ नहीं करना। सैलरीज की बात आई तो ये सब डीडीसी जम्मू पहुंचे जाके हमारी सैलरी बढ़ा दो, लेकिन डेवलपमेंट की बात आती है तो इनके मुंह में दही जम जाता है। एक गरीब इंसान है, गरीब ड्राइवर जो गाड़ी लेता होगा नई गाड़ी चलाने के लिए, उसकी गाड़ी की हालत क्या होती होगी? वो बार बार थोड़ी अपनी गाड़ी ठीक करवा सकता है, वो बार बार नई गाड़ी थोड़ी ले सकता है, उसने लोन पे गाड़ी लिया है। बिजली की निजाम की बात करूं, मैं पानी के निजाम की बात करूं, फहरिस्त बहुत लंबी है।
सोफी साहब 7 साल का था, मैं छोटा सा था जब मैंने सुना था कि जीएम जान साहब एमएलए बने, दूसरी बार एमएलए बने थे वो। 18 साल उनके घर इक़्तिदार रहा। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, 18 साल उनके घर इक़्तिदार रहा। प्लस उनके पास डीडीसीशिप रही। अल्लाह ताला जान साहब की मगफिरत करे। सियासत है, सियासत में बात करनी जरूरी है। 18 साल उनके पास इक़्तिदार रहा। लेकिन अफसोस की बात है कि पूंछ के लिए कोई वो विजनरी काम नहीं हो सका। सोफी साहब, मैं अपने बड़ों की बात करूं, मैं बुजुर्गों की बात करूं, उन्होंने अपना बचपन, अपनी जवानी सब कुर्बान किए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां बनाने के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जड़ें मजबूत की। लेकिन वो शायर ने कहा था कि हमें उनसे थी वफा की उम्मीद जो ना जानते थे वफा क्या है। लेकिन सोफी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा आवाम के अहसासात के साथ खेला। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं मैं, चाहे कांग्रेस की बात करूं, पीर पंचाल के साथ हमेशा धोखेबाजी हुई। दे हैव बीन बैकस्टैब्ड अगेन एंड अगेन। और अब वक्त आ गया है कि नौजवान जागे। जब तक नौजवान नहीं जागेगा तब तक यहां पर सूरत हाल ठीक नहीं हो सकती। सोफी साहब, मैं सोच रहा था कि क्या हालात होंगे, कैसे हालात ठीक होंगे। बेरोजगारी है, डेवलपमेंट नहीं हो रही। मैं बहुत परेशान था। मैं सोचता हूं कि नौजवानों के हालात कैसे ठीक होंगे। बेरोजगार नौजवान है, अंडर डेवलपमेंट है, हालात कैसे ठीक, बाकी हालात खराब हैं। ड्रग्स का इशू है, करप्शन है। जरूरत है यहां पर इंकलाब आए, जरूरत है यहां पर नौजवान खड़ा हो। लेकिन वो इंकलाब फिर मुझे वहां पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक याद आई, जिसका मफहूम है कौमों का अरूज होगा, कौमों का जवाल होगा इस बिना पर कि अगर वो कुरान को पकड़ेंगे कि फिर उनका अरूज होगा, और अगर उन्होंने कुरान को छोड़ दिया उन पर जवाल आएगा। मैं मुस्लिम उम्मा को कहना चाहता हूं, मैं उनसे मुखातिब हूं अभी, नौजवानों से खासकर, कि अगर चाहते हो कि यहां इंकलाब आए, अगर चाहते हो यहां डेवलपमेंट हो, अगर चाहते हो यहां एक सुनहरी बाब शुरू हो, तो कुरान पाक का दामन थामो, कुरान की रस्सी को मजबूती से थामो। आपने रोडों के मुतालिक बात की, स्कूल्स के मुतालिक आपने बात की, उसके बाद आपने हेल्थ के मुतालिक बात की, पानी की आपने बात रखी, बिजली की आपने बात रखी। अवाम इन मसाइल को जो है हाईलाइट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो है खास करके जो करप्शन की आपने बात की, इन सब मामला पे जो है अवाम की बात कहीं ना कहीं पे नहीं सुनी जा रही है। तो क्या कहेंगे आप? एक आखिरी सवाल है आपसे। देखिए सोफी साहब, बहुत इश्यूज है यहाँ पर। करप्शन का इशू है यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट का इशू है, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं, फहरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन मैं यही कहता हूं कि वो जो एक फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था कि जब समाज में नाइंसाफी शुरू हो जाए तो सिर्फ दो किस्म के इंसान है जो पीछे रहेंगे। एक वो है जो खुद गर्ज है, और दूसरा वो जो बुजदिल है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों से मैं मुखातिब हूं अभी, क्योंकि दे हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आज बुजुर्ग तो नहीं लीड कर सकते आज, हाँ उनके पास विजडम है, वो हमें उस तरीके से मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं नौजवानों से मुखातिब हूं कि पहले तो मैं उनको कहता हूं कि पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लो, ग्रास रूट लेवल पे एक्टिव रहो। देखो, सबसे पहले मैं कहता हूं पॉलिटिकल प्रोसेस में एक्टिव रहो, मुंह में ये हिस्सा लो। उसके बाद अगर आप हिस्सा नहीं ले सकते पॉलिटिकली, एटलीस्ट एक्टिव रहो। पता करो कि उस पार्टी ने, उस लीडर ने क्या किया है आपके लिए, क्या दोबारा उसको वोट देना ठीक है? क्योंकि एक एक वोट मायने रखता है।
तो ये जरूरत है कि सियासी शऊर आए नौजवानों में। आज अगर आज मैं कहूंगा मेरे बुजुर्ग नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, मुझे भी उनको वोट देना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक नई सोच को लाना जरूरी, नई सोच आए नौजवानों में, उसकी जरूरत है। जब तक नौजवान खड़े नहीं होंगे, जब तक नौजवान एक नई सोच लेकर नहीं आएंगे, तब तक ये इश्यूज एड्रेस नहीं होंगे। ये एड्रेस तभी होंगे जब उनमें सियासी शऊर आएगा, जब वो अपने हाथ में जिम्मेदारी लेंगे, जब वो यूनाइट होंगे, तो सभी चीजों का हल निकलेगा, सभी चीजों का। और देखो, तारीख गवाह है सोफी साहब, तारीख गवाह है, हमारे पास तारीख है कि जिस जिस मुल्क पे इनकलाब आया वहां नौजवानों का अहम रोल रहा है। तो नई सोच को लाना बहुत जरूरी है। चलिए महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के यूथ लीडर और फॉर्मर एमएलए पूंछ शाह मोहम्मद तांत्रे साहब के फर्जंद महमूद तांत्रे। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाजत। खुदा हाफिज।